हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है नीट के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। नीट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो बायोलॉजी का सिलेबस है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से जो इसका यूनिट दिया है क्लास 12th के एनसीईआरटी में, देखिए यूनिट 6 से स्टार्ट है। और यूनिट 6 में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, पूरा पहली बात तो ये रिप्रोडक्शन का ही चैप्टर है, जिसमें पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये जो यूनिट 6 है ये पूरा रिप्रोडक्शन की यूनिट है और इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक एक करके नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो पढ़ने के बाद जो जिसका बेस है, जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले स्टार्ट करेंगे, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद अब सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ऐसे ही पढ़ने की ज़रूरत आप लोग को भी है। चैप्टरों के बीच में आपस में सिम्बियोटिक को देख के पढ़ना चाहिए। और एक बात कि एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है, नीट के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी से अच्छी कोई बुक नहीं है, नहीं तो ना ही कोई अच्छी नोट्स ही है। इसलिए आप केवल और केवल एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। एनसीईआरटी को जो आप इतने पतले बुकों में देखते हैं और कोई रेफरेंस बुक जो आप फॉलो करते हैं, उनकी जो है साइज काफ़ी मोटी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनसीईआरटी हमें पतली दिखाई देती है उसमें मैटर कम लिखा है या उसमें कुछ कम चीज़ें बताई गई। उसमें भी उससे ज़्यादा कहीं चीज़ें बताई गई हैं। बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और तैयार करने की ज़रूरत है। लास्ट जब से आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं या जब कर रहे हैं, शुरू से लेके लास्ट तक, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी के ही थ्योरी और एनसीईआरटी के ही जो डायग्राम है उनको लेबल करिए, डायग्राम में देखिए। वही आपको जो है सफलता के लिए आगे बढ़ाएगा। स्टूडेंट, एनसीईआरटी बायोलॉजी में ओनली एनसीईआरटी आप फॉलो करिए। आप देखिए आपका किस प्रकार बायोलॉजी में 360 भी नंबर आ सकता है यदि आप थोड़ा सा देखिए। जो नीट में जो 10% क्वेश्चन बाहर से आते हैं, वो क्वेश्चन यदि आप पूरा एनसीईआरटी आपको तैयार है लाइन बाय लाइन का मतलब कि लाइन बाय लाइन याद न कर लें आप। लाइन बाय लाइन आप इस प्रकार से समझें कि एक, जैसे कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कोई यदि टर्म आता है गेस्टेशन क्या है, तो गेस्टेशन के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि गेस्टेशन क्या है। उसके बाद देखिए हम जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आइए हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर चलते हैं। जैसा कि आप लोग के सामने जो ये दिख रहा है एनसीईआरटी की एक लाइन, आप अपने पास अपनी बुक को खोल के रखिए और उसमें एनसीईआरटी के वर्ड को मिलाइए और उसके एक्सप्लेनेशन को सुनिए और उसी प्रकार आपको समझने की ज़रूरत है। याद कभी मत करिएगा। यदि याद करके आप नीट को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आप तैयारी छोड़ दीजिए। टर्मोलॉजी को याद करिए, ना कि उसके सेंटेंस को, ना ही जो है उसके बताए गए एक्सप्लेनेशन को आपको याद करना, समझना है। जैसे हम देखते हैं पहली लाइन लिखी गई है, एज यू आर एवर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड विविपेरस। कि जो ह्यूमन है, मानव है, वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मतलब जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो लैंगिक प्रजनन करते हैं। एंड विविपेरस मतलब डायरेक्ट, जैसे कितने पेरस आप जानते हैं, विविपेरस, ओविपेरस, ओवा विविपेरस, 3 होते हैं। जो विविपेरस मतलब डायरेक्ट बच्चे देने वाले, जितने मैमल्स हैं जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। ओविपेरस जो अंडे देते हैं। तो मैमल्स में जैसे ह्यूमन की मैं बात करूँ तो ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली लैंगिक प्रजनन करते हैं और डायरेक्ट बच्चे देने वाले जीव होते हैं।
दूसरी लाइन क्या कर रही है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। और ह्यूमन में जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है, गैमिट मतलब युग्मक, युग्मक का जो फॉर्मेशन होता है उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। देखिए लिखा गया है फर्स्ट क्लास, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, दिख रहा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ह्यूमन में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है मतलब युग्मक जो बनता है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर उसके आगे चलते हैं, आई अर्थात स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। स्पर्म मतलब जो गैमेट, जो युग्मक मेल में बनता है वो है स्पर्म, और जो फीमेल में बनता है वो है ओवम। यही सब बेस है आपका। पहले आप गैमेट को जानिए कि गैमेट, मेल के गैमेट को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, फीमेल के गैमेट को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। और चाहे मेल में गैमेट बने चाहे फीमेल में गैमेट बने, दोनों प्रोसेस में हम बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। यदि मेल में बनता है तो हम उसे मेल गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, फीमेल में बनता है तो उसे हम फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। फिर सेकेंड बात, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। देखिए ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन मतलब कि इसमें देखिए एक टर्म छिपा हुआ है, सीमेन, सीमेन। तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में हम क्या ट्रांसफर कर, मेल क्या ट्रांसफर करता है, सीमेन को ट्रांसफर करता है। इसलिए डायरेक्ट आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें मेल के द्वारा सीमेन इजेकुलेट होता है, उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। सीमेन को इन कर देना फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, इंसेमिनेशन हो गया। सीमेन मेल के द्वारा जो इजेकुलेट होता है वो सीमेन ही इजेकुलेट होता है, स्पर्म नहीं। स्पर्म तो गैमीट है जो कि सीमेन के अंदर स्पर्म होता है। कई बार आप लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी के सारे कंफ्यूजन को दूर करिए। कि एनसीईआरटी में जैसे स्पर्म, अभी आप कह रहे हैं कि स्पर्म, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा गया है कि स्पर्म गैमेट बनता है मेल में, फीमेल में ओवम बनता है। फिर जो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में इजुकुलेट हो रहा है उसे आप सीमेन कह रहे हैं। सीमेन मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी कह रहा है। इसका मतलब कि सीमेन में ही स्पर्म होता है, स्पर्म में सीमेन नहीं होता, इंसेमिनेशन। फिर देखिए, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, मतलब मेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और फिर किसका फॉर्मेशन होता है, जब फ्यूजन हो जाएंगे मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे तुरंत जाइगोट का फॉर्म हो जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिर उस जाइगोट में डिवीजन होगा और वो ब्लास्टोसिस्ट में चेंज होगा, एंड इट अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल। और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट, या हम डायरेक्ट बोलते हैं एम्ब्रियो। जब जाइगोट में डिवीजन हुआ तो जाइगोट पहले, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिले, फ्यूज हुए, फ्यूजन के दौरान जाइगोट बना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट में फिर दोबारा डिवीजन हुआ तो ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट कहिए या ब्लास्टोसिस्ट नहीं कह रहे हैं आप तो डायरेक्ट एम्ब्रियो कह दीजिए कि जाइगोट डिवीजन के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। फिर वही एम्ब्रियो, देखिए एकदम स्पष्ट एनसीईआरटी में लिखा है, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल। जब वो एम्ब्रियो यूट्रस के वॉल में आके अटैचमेंट मीन्स चिपकना, यूट्रस के वॉल में आके एम्ब्रियो चपक जाए, उसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और कई बार नीट में पूछा गया है,
इसके पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल या एम्ब्रियो अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल। तो यहाँ तक आपको समझ में आए जो एनसीईआरटी की पहली लाइन है। और हम आगे चलते हैं तो देखिए इम्प्लांटेशन तक ये 5 वर्ड हैं, जैसे गैमेटोजेंसिस हो गया, फिर इंसेमिनेशन हो गया, फिर आपका इम्प्लांटेशन हो गया। ये जो है 5 वर्ड जो एनसीईआरटी के शुरू में दिए गए हैं। तो 5 जो अच्छे अच्छे टर्म दिए गए हैं एनसीईआरटी में। उसके बाद इम्प्लांटेशन हमने देख लिया, देखिए एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल, उसे हम इम्प्लांटेशन, क्या अटैचमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो अटैचमेंट हो रहा है। फिर देखिए नीचे लिखा गया है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गेस्टेशन, फिर एम्ब्रियो का यूट्रस में जो डेवलपमेंट होता है, मतलब गेस्टेशन या गेस्टेशन पीरियड इसे समझ लीजिए। हिंदी में इसका नाम है गर्भ अवधि। गर्भ अवधि मतलब गर्भ अवधि कहिए, गर्भ काल कहिए, मतलब फीटस जब तक गर्भ में है उसी को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशन, मतलब गर्भ काल। जब तक फीटस गर्भ में यूट्रस में है, यूट्रस में उसका डेवलप हो रहा है, उसी को कहते हैं गेस्टेशन या गेस्टेशन पीरियड। आगे लिखा है एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, और जब बेबी की डिलीवरी हो जाए। उसके बाद जो लास्ट वाला वर्ड है कि जब तक गेस्टेशन किसे कहते हैं, जब तक फीटस गर्भ के अंदर है उसे गेस्टेशन पीरियड गर्भकाल करिए, और गर्भ अवधि करिए हिंदी में, या गेस्टेशन पीरियड इंग्लिश टर्म है, और एनसीईआरटी में भी गेस्टेशन लिखा है। और फिर जब एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, और जब बेबी का डिलीवरी हो जाए, अर्थात बेबी बाहर, प्रसव कहेंगे, पार्ट्यूशन को कहेंगे प्रसव, डिलीवरी ऑफ बेबी के प्रोसेस को हम पार्ट्यूशन कहेंगे, प्रसव। ये लिखा है प्रसव, लास्ट प्रसव। यू हैव लर्न एंड दिस reproductive event occurs after puberty. There are remarkable differences between the reproductive event in the male and in the female. जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, अर्थात रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स है मेल और फीमेल के बीच में, फॉर एग्जांपल जैसे स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस इवन इन ओल्ड मैन। स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड मैन, जो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन बूढ़े व्यक्ति में भी बनता रहता है स्पर्म। इसके कहने का मतलब जो रिप्रोडक्शन का इवेंट है, रिप्रोडक्टिव का जो चेंजिंग है इवेंट का, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कॉन्टिन्यूअस टू ओल्डर मैन। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या डिफरेंस है? मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट में देखिए इसमें लिखा है बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जांपल जैसे स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस इवन इन ओल्ड मैन, जो मेल होता है उसके मतलब बुजुर्ग अवस्था में भी, ओल्डन अवस्था में भी जो है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। ये सब जो बातें हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन क्यों होता रहता है, स्पर्म क्यों बनता रहता है, ये सब इसी चैप्टर में हम आगे जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें आपको डिटेल समझाएंगे। फिर भी आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेल में जो स्पर्म बनता है, तो स्पर्म जिस सेल से बनती है उसमें हमेशा माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे कि स्पर्मेटोगोनिया सेल एक स्वयं खुद बनती है और फिर स्पर्म को बनाती है। ऐसा होता है जिस कारण वृद्धावस्था तक मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फिर देखिए कह रहा है बट फॉर्मेशन, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन इन केस ऑफ वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50, लेकिन वुमेन में जो है, औरतों में अर्थात जो फीमेल होती हैं उनमें ओवम, उनके गैमेट का फॉर्मेशन 50 साल तक ही होता है। लेट अस एग्जामिन इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन
ह्यूमन। आगे हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से देखेंगे और उसको एक एक करके आपको और डीपली में समझाएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी कितने ऐसे ऑर्गन हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, कितने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, कितने ग्लैंड हैं, कितने पार्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट हैं, हम उसको देखेंगे। और इसी में ही आपका जो अभी का क्वेश्चन है कि फीमेल क्यों 50 ईयर तक उसके गैमेट बनते हैं, मेल में लगातार क्यों उसके गैमेट बनते रहते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, सब आगे चल के इसी चैप्टर में आपको क्लियर होगा। इस दौरान स्टूडेंट ऐसा है कि देखिए एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप एनसीईआरटी बुक आप अपने पास रखेंगे और मैं पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ूंगा और आप उसके एक्सप्लेन को एक एक करके सुनेंगे, एक एक लाइन एक एक वर्ड को सुनिए कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है और एक कहना क्या चाहता है। एनसीईआरटी के एक शब्द में काफ़ी शब्द छुपे हैं। बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी के लाइन को आप इग्नोर, क्योंकि एक लाइन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है और एक का मतलब बहुत बड़ा होता है। एनसीईआरटी की एक भी डायग्राम हो, चाहे एक भी चार्ट हो, जैसे अभी आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड जो इंटर का पहला उसमें 11th का पहला चैप्टर है, 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के चार्ट दिए गए हैं, टेबल दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम हैं उनको आपको एकदम इग्नोर नहीं करना है, साथ ही उसके जो है टेबल को इग्नोर नहीं करना है, चार्ट को भी नहीं इग्नोर करना है और बनाना है एकदम एनसीईआरटी के डायग्राम को आप अपने वर्क बुक में बनाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए। इतना आप समझ रखिए कि मैं पूरे बायोलॉजी 11th और 12th के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स दूंगा, वो नोट्स दूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, जिससे 5 से 10% क्वेश्चन बाहर से पूछे जाते हैं, वो नोट्स मैं आप लोग को दूंगा और बस उतने ही पढ़ने की ज़रूरत है। बायोलॉजी पूरा मुझ पे आप लोग छोड़ दीजिए और सब्जेक्ट में भी मेहनत करिए। अब नीट आप लोग का बिल्कुल क्रैक होगा, लेकिन आपको मन लगा के और मेहनत और पूरे कंसंट्रेट से पढ़ने की ज़रूरत ये आपको है, वो आप ही करिए। मैं आपको पूरी एनसीईआरटी चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो पूरी एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी करवाऊंगा और जो नोट्स दूंगा वो हर एक चैप्टर का नोट्स होगा, लेकिन वही चीज़ होगा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। कम से कम आप देखिए, अब मेहनत करिए, 12 से 15 घंटे डेली पढ़िए। मैं बाद में भी कह रहा हूँ और बार बार यह कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो 5% आएगा वो एनसीईआरटी आपका तैयार रहेगा तो उससे ही वो 5% सॉल्व हो जाएगा। यू डोंट वरी स्टूडेंट, मैं आपके साथ हूँ और आप भी हमारे साथ लगे रहिए, लगातार कॉन्टिन्यूटी मेहनत करते रहिए और जो है नीट को क्रैक करना है, नीट करेंगे आप लोग। थैंक यू।